टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। ये इससे आपको रीड के सीटेट के दोनों लेवल में देखने को मिलेगा। लेवल 1 और लेवल 2 में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इसका आता ही है। और जिस टॉपिक में इससे आता है सिर्फ हम वही टॉपिक उठा रहे हैं और देख रहे हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता है क्या, होता क्या है। बच्चों में देखिए सब बच्चे अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे प्रतिभाशील होते हैं, कुछ बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, कुछ पिछड़े बालक होते हैं। हर बच्चे में कुछ न कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। जो बच्चे में पढ़ाई से रिलेटेड मतलब आपकी अधिगम से रिलेटेड जो उनमें अवगुण है या फिर जो उनमें अक्षमता है जिसके वजह से वो और बच्चों के साथ सामान्य रूप से नहीं पढ़ पाते या पिछड़े रह जाते हैं, या फिर उनके अंदर जो कमी है उसकी वजह से उस बीमारी को बोल लीजिए। अधिगम अक्षमता मतलब डिसेबिलिटी है तो आप उसको बीमारी भी बोल सकते हैं या फिर उसमें कमी बोल सकते हैं। उसकी वजह से वो बच्चे जो है अन्य बच्चों से पिछड़े रह जाते हैं पढ़ाई में, खेल कूद में और जीवन के हर एक फील्ड में। तो वो देख लेते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें ये कौन कौन से प्रकार की आपकी अक्षमता आती हैं और उसको हम कैसे उसको रीड करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि पहला है हमारा अफेजिया। जैसे कि आप देखेंगे कि आपका पहला बीमारी जो है अफेजिया, यह एक मानसिक विकृति है, मतलब आपके माइंड से जुड़ी हुई है। तो बच्चों में अगर किसी बच्चे में अगर माइंड से जुड़ी कोई विकृति है तो वो वैसे भी ग्रो नहीं कर पाएगा। उसको और बच्चों से वो थोड़ा अलग हो जाएगा, पिछड़ा हो जाएगा। उसके साथ के जो 2 साल के 4 साल के 5 साल के जो बच्चे उसके साथ होंगे वो केजी में फर्स्ट में पहुंच जाएंगे और वो पीछे रह जाता है। तो मानसिक विकृति होता क्या है वो देख लेते हैं। मानसिक विकृति एक ऐसी विकृति है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने और तथा लिखे हुए शब्दों को समझने में दिक्कत होती है। मतलब वो बच्चा सही से बोल नहीं पाता है, प्रोनाउंस नहीं कर पाता है कोई वर्ड, या फिर उसको लिखने में उसके हाथ कांपते हैं या वो बड़ा छोटा अक्षर लिखता है तो उसको बोलने में, लिखने में तथा लिखे हुए शब्द को वो समझ भी नहीं पा रहा है। समझ पा रहा है तो वो बोल नहीं पा रहा, उसके दिमाग में तो है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। तो बोलने, लिखने तथा लिखे हुए शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता होती है। मतलब उस बच्चे को समझ में तो आ रहा है लेकिन वो दूसरे को वो चीज समझा नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, वो सही से लिख के नहीं समझा पा रहा है। तो ये हो गई आपकी अफेजिया। तो इसको एग्जाम में जैसे पूछ लिया जाता है कि मानसिक विकृति जो है वो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, तो उसमें आप अफेजिया डाल सकते हैं। या अगर आपके पास ऑप्शन होगा तो आप अफेजिया पे टिक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा में अनियमितता होती है। मतलब वो बच्चा कभी कंसिस्टेंसी से पढ़ नहीं पाता है, कभी वो लिख नहीं पाता, कोई एक वाक्य नहीं लिख पाएगा, एक सेंटेंस नहीं लिख पाएगा। तो ये हो गई आपकी अफेजिया में। अस्पष्टता होती है उसके लिखने में, मतलब साफ से कोई वाक्य को दूसरों को समझा नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है और जिसकी वजह से उसमें वह एक परमानेंट विकार उत्पन्न हो जाता है और बच्चा दूसरे बच्चों से पिछड़ जाता है, पिछड़ा हो जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है डिस्थीमिया। यह डिस्थीमिया जो है ये गंभीर तनाव की बीमारी है। मतलब बच्चे में निराशा उत्पन्न हो जाना। अधिगम अक्षमता में यह भी एक प्रभाव डालती है, अधिगम में बच्चे के ये क्षमता भी प्रभाव डालती है। इससे क्या होता है कि बच्चे में गंभीर तनाव आ जाता है, भय हो जाता है, किसी चीज को लेकर निराशा हो जाती है। उसके मन में मन स्थिति जो होती है उसका नीचे हो जाता है, उसका मनोबल बच्चे का नीचे। उसे लगता है कि मैं ये काम कर नहीं सकता, मैं दूसरे बच्चों जैसा नहीं हूँ। मतलब उसके अंदर हीन भावना आ जाती है, मतलब उसका जो दिमाग पर है वो एक प्रेशर आ जाता है। तो इसको आप गंभीर तनाव की अवस्था बोल सकते हैं। इसमें बच्चों को ज्यादातर बच्चों को प्रेशर देने पर ऐसी अवस्था आ जाती है, या बच्चों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करने पर और बच्चा उस चीज में वो नहीं खड़ा उतर पा रहा है तो ऐसी अवस्था देखने को आपको मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, गंभीर तनाव, फिर हीन भावना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, भय, ये सब चीज आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर आगे आपका डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया है आपका शारीरिक कुरूपता। मतलब बच्चों में ऐसा भ्रम हो जाता है कि वो और बच्चों से अलग हैं।
मतलब उनके हाथ पैर छोटे हैं या लंबे हैं, या फिर और बच्चों से वो तुलना करने लगते हैं शारीरिक रूप से कि अरे उसके हाथ तो इतने सुंदर है, वो इतने अच्छे से लिख रहा है, वो इतने अच्छे से भाग रहा है, वो इतना एक्टिव है, मैं उनसे पिछड़ा रह गया। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अधिगम पे प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब वो अपने शरीर के अंदर मतलब डिसेबल अपने आप को मानने लगते हैं दूसरे बच्चों के मुकाबले। कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, चल नहीं पा रहा है, तो वो दूसरे बच्चों से अपने आप को भिन्न मानने लगता है। वो सोचता है कि मेरे में ये डिसेबिलिटी है। या मान लीजिए किसी बच्चे में 6 उंगली है, या फिर मान लीजिए किसी बच्चे के थोड़े हाथ छोटे हैं, तो उसमें क्या होता है, वो बच्चा अपने आप को दूसरे बच्चों से भ्रम हो जाता है कि मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ, मेरे में यह शारीरिक कुरूपता है। तो ये भी आपके अधिगम पे प्रभाव डालती है। उसके बाद आपका आ गया डिसऑर्थोग्राफिया। ये जो है डिसऑर्थोग्राफिया, ये आपका वर्तनी विकार है। वर्तनी से जैसे स्पष्ट हो रहा है कि बोलने से संबंधित है। मतलब बच्चे को समझ में तो आ रहा है, लेकिन बच्चा बोल नहीं पा रहा है, स्पष्ट अपनी बातों को समझा नहीं पा रहा है। तो इसमें बालक भाषा संरचना और शब्दों के अक्षरों की जानकारी में कमजोर होता है। मतलब बच्चे को भाषा संरचना और शब्दों की जो जानकारी होती है उसमें वो कमजोर होता है। ऐसे बालक जो हैं वो ज्यादातर पढ़ने में और गणित की समझ, क्वेश्चन सॉल्व करने में या गणित में वो ज्यादा कमजोर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को वो भाषा संरचना नहीं कर पाते हैं, वो व्यवस्थित रूप से भाषा को सुयोजित नहीं कर पाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उनका जो अक्षर की जो मेल होता है वो नहीं हो पाता है। तो इसके वजह से इसमें बच्चों को दिक्कत होती है। तो जैसे हमने बच्चे 4 किया, 4 में से हमारा फर्स्ट है अभी अफेजिया। अफेजिया मस्तिष्क की एक बीमारी है। और उसके बाद जैसे हमारा डिस्थीनिया, यह एक गंभीर तनाव की, तो तनाव को आप डिप्रेशन वो बोलते हैं, गंभीर तनाव की बीमारी है। उसके बाद आपका डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया मतलब शारीरिक कुरूपता। मतलब बच्चे को भ्रम हो जाता है कि और बच्चों से वो अलग है और वो दूसरे बच्चों से अपनी तुलना करने लगते हैं। उसके बाद हमारा आ गया डिसऑर्थोग्राफिया। ये एक बोलने की बीमारी है, वर्तनी विकार संबंधी है। इसमें बच्चे को भाषा संरचना और बच्चे का लिखने में दिक्कत होती है, वो मेल नहीं कर पाते, वो वाक्य को सही से लिख नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चे मैथ्स में और आपको पढ़ने में मतलब ज्यादा पिछड़े हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भी 3-4 और अक्षमता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि वह कौन कौन सी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है डिस्ग्राफिया। तो जो आप 5 नंबर का देखेंगे वो है आपका डिस्ग्राफिया। इस पे आप स्टार लगा लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, कोई भी एग्जाम में। तो डिस्ग्राफिया, जैसे आप देख रहे हैं कि ग्राफ आ रहा है, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि यह एक लिखने के विकार है। लिखने से संबंधित विकार है। इसमें बच्चे की लिखावट और जो बच्चा सोच रहा है उसमें उसका मेल नहीं खाता है। मतलब बच्चा अगर अ लिख रहा है और उसके बाद बच्चा इसके साथ आम लिख रहा है, तो इसमें बच्चे को दिक्कत आती है, मतलब उसके लिखावट में मेल नहीं खाता है। तो ये लिखने से जितनी संबंधित होती है, या बच्चे का हाथ कांपता है, अगर बच्चे को कुछ लिखने के लिए दिया है तो बच्चा ऐसे कर रहा है तो लिखाई नहीं कर पा रहा है, या इस टाइप से हो रहा है, तो बच्चे के लिखने से जितनी संबंधित विकार है वो आपकी डिस्ग्राफिया में आएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया जो है वो गणित, इसे गणित विकार भी बोलते हैं, गणितीय विकार। तो यह एक गणित से संबंधित विकार है।
गणित संबंधित विकार है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा गणित से रिलेटेड चीज, जैसे बच्चे को बोला है 57 लिखने के लिए, लेकिन बच्चे को संख्याओं का ज्ञान नहीं है, तो बच्चा 57 की जगह 75 लिख रहा है। या फिर बच्चे को बोला 89 लिखने के लिए, तो बच्चा 98 लिख रहा है। मतलब बच्चे को संख्या से संबंधित जानकारी नहीं है। या बच्चे को बोला कि 89 के असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या आएगा, तो बच्चे को 88 या फिर 90 नहीं लिख पा रहा है। तो ये सब जो है आपका गणित संबंधी विकार में आता है। मतलब बच्चे को गणित से संबंधित चीजें में दिक्कत होती है, वो शब्द अंकों को नहीं पहचान पा रहा है, संख्याओं को नहीं पहचान रहा है, उसको आगे पीछे का नहीं लिख पा रहा है, या फिर उसको प्लेस वैल्यू के बारे में नहीं पता है। तो ये सब जो आती है, तो इसको आप याद करने का सबसे अच्छा है कैलकुलेटर। जैसे हम याद करते हैं गणित से संबंधित होती है, वैसे ही डिस्कैलकुलिया आप याद कर सकते हैं कि यह गणित से संबंधित एक बीमारी है। उसके बाद हमारा आ जाता है डिसलेक्सिया। सातवां पॉइंट आ जाता है हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार संबंधित है। पठन इसमें जो बच्चा है वो पढ़ने से संबंधित चीजों को नहीं समझ पाता है। अगर बच्चे को एक सेंटेंस दिया पढ़ने के लिए, एक पैरा दिया पढ़ने के लिए, तो बच्चे को उसमें मात्राओं की पहचान नहीं है, या फिर बच्चा उसको जोर जोर से पढ़ नहीं पा रहा है, उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है, तो पढ़ने से जो रिलेटेड बीमारी है या अक्षमता है वह आपकी आ जाती है डिसलेक्सिया में। तो जैसे हमने 7 पढ़े हैं, 7 आपको इसमें से जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है आपका डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, अफेजिया, डिस्थीमिया, डिसऑर्थोग्राफिया और डिस्मोर्फिया। तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंट है, इससे आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और उसके अलावा भी है 1-2, वो भी हम देख लेते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 8वां, वो है हमारा डिस्प्रेक्सिया। ये डिस्प्रेक्सिया जो है वह शारीरिक कौशल विकार है। मतलब बच्चा फिर शारीरिक गतिविधि नहीं कर पाता है, शारीरिक कौशल विकार। मतलब बच्चे को लिखने में दिक्कत, बच्चे को चलने में दिक्कत, या बच्चे को और भी चीजों में, मतलब बॉडी से रिलेटेड जो है शारीरिक जो गतिविधियां, जो एक्टिविटी है वो बच्चा नहीं कर पाता है। तो ये आपके 8 टाइप के डिसेबिलिटी है। इसमें से आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो आप ये सारे डिसेबिलिटीज को अच्छे से कीजिएगा, जिसमें से जो मैंने आपको बताया जो हमारा मेन डिसेबिलिटी है वो है आपका डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, फिर उसके बाद आपका डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया एंड अफेजिया। ये सब आपके इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप जरूर कीजिएगा। इससे आपको डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, इनमें से तो आपको 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिलता ही है हर एग्जाम में। तो इस टॉपिक को अच्छे से कीजिए। इसमें अगर आप इसको आधा घंटा दे देते हैं, इस टॉपिक को आधा से 1 घंटा, तो समझिए ये आपका सीटेट में और आने वाले जितने भी टीचिंग एग्जाम, चाहे वो DSSB या रीट या कोई भी एग्जाम है, आपको 1 से 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। क्योंकि इससे आपको किसी भी एग्जाम में ये टॉपिक आपका हर एक एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में रहता ही है, और उससे आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से कीजिएगा, इससे 2 नंबर के आपके क्वेश्चन पक्के हैं। तो आज का ये मेरा टॉपिक यहीं खत्म होता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, जब मैं क्वेश्चन सीरीज लाऊंगी तब मैं इसके साथ हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आज का ये मेरा विषय यहीं खत्म होता है। जो नए हैं इस चैनल पे वो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और किसी को अगर कोई जानकारी देनी हो, कोई सुझाव देना हो, या फिर मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा, ये सब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। एग्जाम्स तो सारे आने ही वाले हैं 2-3 महीने में, और मेरे चैनल्स को देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।